जी हाँ दोस्तों, आखिर आज ही के दिन 1975 में इंदिरा गांधी ने क्यों थोपी थी इमरजेंसी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों 1975 का वो समय था जब गांधीवादी जननेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों, कार्यशैलियों, उभरती हुई अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के प्रतिरोध में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। जयप्रकाश ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित सार्वजनिक सभा के मंच से सेना, पुलिस, नौकरशाहों से इंदिरा सरकार के गैर संवैधानिक आदेशों पर अमल नहीं करने के लिए कहा। कोई भी निर्वाचित प्रधानमंत्री इस स्थिति को सहन नहीं कर सकता। संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार के ऐसे विस्फोटक शब्दों को सहन नहीं कर सकी इंदिरा और चंद घंटों के बाद 25 जून 1975 की आधी रात उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। अब सवाल यह आता है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा क्यों की थी। यह हमेशा विवाद का विषय रहेगा। फिर भी कुछ बातों को याद करना जरूरी है। 1971 में रायबरेली से निर्वाचित इंदिरा गांधी के निर्वाचन चुनाव को उनके प्रबल विरोधी उम्मीदवार राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। समाजवादी नेता राज नारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर चुनावी धांधलियों के साथ में कई आरोप लगाए। वर्षों सुनवाई चली। 12 जून 1975 को न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया और अदालती कार्रवाई में राज नारायण की जीत दे दी। इसके बाद संपूर्ण क्रांति आक्रामक हो उठी। देश के विभिन्न कोनों से प्रधानमंत्री गांधी के इस्तीफे की मांगें उठने लगी। आक्रामक मांग की परिणति रामलीला मैदान की सार्वजनिक सभा में होती। जयप्रकाश इंदिरा गांधी से तत्काल सत्ता छोड़ने के लिए कहते हैं। सेना से प्रधानमंत्री के अवैध आदेशों को नहीं मानने की अपील करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री और संपूर्ण क्रांति के योद्धा जयप्रकाश नारायण के मध्य निर्णायक युद्ध का मैदान साफ हो चुका था। जयप्रकाश नारायण और उनके सभी समर्थक वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में गिरफ्तारी का ज्वार चला। उन जन ज्वार से सबसे अधिक फायदा संघ परिवार और तत्कालीन जनसंघ को हुआ। भारत की राजनीति में जनसंघ राजनीतिक अप्रतिष्ठता का दंश झेलती आ रही थी। यह सिलसिला 1952 से चल रहा था, लेकिन संपूर्ण क्रांति के सैनिक बनने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत, विजयराजे सिंधिया जैसे चोटी के नेताओं की गिरफ्तारी से सियासी छुआछात फौरी तौर पर गायब जरूर हुआ। जयप्रकाश जी के संपर्क में आने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव का भी विस्तार हुआ। उन्होंने संघ की गतिविधियों की प्रशंसा भी की। आपदा में अवसर खोजने की रणनीति बनाने की दृष्टि से संघ की कार्यशैली अभूतपूर्व रही। संघ के कार्यकर्ता सुगमतापूर्वक दूसरों की पार्टियों में घुसपैठ करते रहे। 2011-14 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी संघ परिवार की अभूतपूर्व घुसपैठ रही। 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर के पूर्व जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के रूप में अवतरित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी इस आंदोलन की धारा को जमकर दोहन किया। इस दोहन से निकले माखन को भरपेट खाया मोदी शाह ब्रांड बीजेपी ने। दोस्तों इसके अलावा जिस वक्त इंदिरा शासन 1966 से 77 के दौरान देश में केजीबी बनाम CIA की गुप्त जंग भी चलती रही। उस साल सोवियत संघ जिंदा था। विश्व में दो ध्रुव शक्ति तंत्र अमेरिका और सोवियत संघ सक्रिय था। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में CIA के तत्व भी सक्रिय हैं, क्योंकि अमेरिका इंदिरा गांधी को रूस शिविर के समर्थक के रूप में देखता है। उस दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन भी खासा प्रभावशाली था। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। जाहिर है अमेरिका की कोशिश दिल्ली में इंदिरा गांधी को अस्थिर करके वॉशिंगटन समर्थक सरकार की स्थापना की रही होगी। आपातकाल को लागू करने की पृष्ठभूमि में अमेरिकी तत्वों को भी शिकस्त देना भी कारण रहा। तब ऐसी अफवाहें भी कम नहीं थी कि विरोधियों को अमेरिकी एजेंट या रूसी एजेंट घोषित करके राजनीतिक प्रतिशोध भी लिया जाता था। CIA के एजेंट की अफवाहों से जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति भी घिरी थी। 1971 के चुनाव में इंदिरा जी गरीबी हटाओ के नारे पर सवार होकर के सिंहासन पर बैठी थी। उनका गगनभेदी नारा था। वे इंदिरा हटाओ का नारा लगाते हैं, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। इस नारे के तूफान से विपक्ष के अधिकांश किले उड़ गए। इंदिरा नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा की करीब 350 सीटें जीती।
इस प्रचंड बहुमत के बावजूद गरीबी टस से मस नहीं हुई। सामाजिक और आर्थिक विषमता गहराती गई। उस दौर में जिस तरीके से लोगों के बीच में चर्चा रही, अलग अलग लेख जिस तरीके से सामने आते रहे, ऐसी स्थिति में अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरीके से लोगों की राय खूब आए। दोस्तों, वैसे तो 1973 में इंदिरा सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा। गुजरात में भारत नवनिर्माण आंदोलन चला। बिहार में जयप्रकाश जी ने मुशहरी आंदोलन चलाया। वास्तव में पश्चिम भारत और उत्तरी भारत में आंदोलन भड़कने लगे। महाराष्ट्र में 1973 के शुरू में क्रांतिकारी दलित कवि नामदेव ढसाल, दया पवार आदि के नेतृत्व में दलित पैंथर आंदोलन का विस्फोट हुआ। मुंबई में इसमें जिस तरीके से जो चीजें देखने को मिली वो अपने आप में अभूतपूर्व थी। आपातकाल के 20 सूत्र प्लस 5 सूत्री कार्यक्रम के दौरान अगर देखें उस वक्त के, हालांकि सकारात्मक कार्यक्रम भी हुए थे। संजय गांधी संविधान इतर रोल निभाने लगे। उनमें उच्चखन प्रवृत्तियों की मात्रा अधिक थी। उन्होंने इंदिरा सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रमों के समानांतर अपने 5 सूत्री कार्यक्रम चलाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को निर्ममता के साथ में लागू किया। मुस्लिम मकानों पर उन्होंने बुलडोजर चलवाए। कतिपय कांग्रेस मुख्यमंत्री उनकी चप्पलें उठाया करते थे। चित्र छप चुके थे। संजय के कारनामों की वजह से प्रधानमंत्री की छवि कलंकित हुई। लेकिन 1980 में संजय की रणनीति ने उनकी मां इंदिरा की धमाकेदार वापसी को संभव भी बनाया। जनता पार्टी के तथाकथित संपूर्ण क्रांति और दूसरी आज़ादी खोखली निकली। राजनीतिक तंत्र नौकरशाही उनकी उंगलियों पर नाचते थे। चारों तरफ संजय का आतंक था। इसी आतंक के परिवेश में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा उछालने लगे। व्यक्ति पूजा की पराकाष्ठा अपनी चरम पर थी। और मौजूदा वक्त में अगर देखें तो शायद बहुत कुछ मिलता जुलता है। तब प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी थी, आज प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी हैं। और ऐसे में उनको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के शिव जी का अवतार बतलाया जाता है। मोदी जी ने 2024 के आम चुनाव में स्वयं को नॉन बायोलॉजिकल और ईश्वर दूत के रूप में घोषित किया। खैर, इंदिरा गांधी के घोषित आपातकाल का परिदृश्य साफ था। वो कौन विरोधी है, कौन समर्थक मालूम था। संविधान और मौलिक अधिकारों की दशा दुर्दशा दिखाई देती थी। प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार प्रकट रूप से लटकती रही। विरोधी सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी थी। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं था, ना ही मंदिर मस्जिद के टंटे और ना ही कोई लव जिहाद या मॉब लिंचिंग। आतंकी गतिविधियां सुनाई दी। बॉलीवुड फिल्म शोले जय संतोषी मां की बॉक्स ऑफिस लोकप्रियता में लोकमानस झलकता था। शोले में लंपटी हिंसा और युवा विद्रोह, जबकि दूसरे में अंधविश्वास, भक्ति और समर्पण। दक्षिण भारत अनुशासित इंदिरा समर्थक था, जबकि उत्तर भारत के कोख में इंदिरा विरोधी लावा पलप रहा था। इस विभाजन का प्रभाव 1977 के चुनाव में दिखाई भी दिया। उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हुआ। इंदिरा गांधी संजय गांधी चुनाव हारे। इसके विपरीत दक्षिण भारत में कांग्रेस ने अपने पुश्तैनी आधारों को तकरीबन बचाया। सारांश में भारतीय उपमहाद्वीप में घोषित आपातकाल को निर्वाचित अधिनायकवाद प्रयोगशाला से परिभाषित किया जा सकता है। इसके विपरीत कुछ राजनीतिक पंडितों के मत में आपातकाल लोकतंत्र के लंबे मार्ग में लोकतांत्रिक विपतन रहा। अब ऐसे में दोस्तों, तब के 1975 और 2025 इस बीच में कितना पानी गंगा में बहा। बीते 10 वर्षों में जो कुछ चल रहा है, हो रहा है, उसको अघोषित आपातकाल की संज्ञा दी जा रही है। मगर इंदिरा ने जिस तरीके से आपातकाल की घोषणा की और आज कथित तौर पर जिसे आपातकाल की संज्ञा दी जा रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।